अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 8, उसके अंदर हम लोग IAASB जो कि IFAC का ही एक बोर्ड है उसके रिलेटेड पढ़ेंगे। उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे सबसे पहले और उसके बाद उसके फंक्शंस एंड रोल्स पढ़ेंगे कि क्या फंक्शंस एंड रोल्स हैं जो कि IFAC का बोर्ड IAASB जो है वो परफॉर्म करता है और जो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर आते हैं। और दूसरा हम आज ISAs से रिलेटेड पढ़ेंगे जो हमारे ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हुए एज एन ऑडिटर ऑडिट परफॉर्म करते हैं, उनसे रिलेटेड उनकी थोड़ी बहुत नॉलेज लेंगे। उनकी नॉलेज के अंदर आज हम एक न्यू ISA किस तरह से डेवलप होता है उससे रिलेटेड पढ़ेंगे, किस तरह से वो बनाया जाता है और फिर वो इशू किस तरह से किया जाता है। उसके बाद हम स्टेटस पढ़ेंगे कि ISA का स्टेटस क्या होता है इन पाकिस्तान, कि अगर हम कोई ISA की रिक्वायरमेंट स्किप करते हैं या फुलफ़िल नहीं कर पाते तो क्या उसकी एक्सेप्शंस हैं, किन केसेस के अंदर वो एक्सेप्शन अलाउ होती हैं। तो जी लेक्चर की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है IAASB से रिलेटेड हमने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लेनी है। हमें ये बैकग्राउंड नॉलेज के तौर पे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सीखा था कि IFAC जो होता है बेसिकली दैट इज़ अ गवर्निंग बॉडी एंड अंडर दैट देर आर सम वर्किंग बोर्ड्स, ठीक है, विच आर रिस्पॉन्सिबल टू फुलफिल सर्टन ड्यूटीज़। उन्हीं में से आज हम IAASB से रिलेटेड पढ़ेंगे। जी IAASB क्या है जी? अ स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी, स्टैंडर्ड सेट करती है ये बॉडी दैट इंश्योर्स द क्वालिटी एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एश्योरेंस प्रैक्टिसेस वर्ल्ड वाइड। मतलब क्या हुआ कि ये ऐसी बॉडी है जो कि स्टैंडर्ड्स को सेट करती है, ठीक है। स्टैंडर्ड कौन से हो सकते हैं? हमारे ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स जो होते हैं, एश्योरेंस के स्टैंडर्ड्स होते हैं, इसी की बात हो रही है। क्योंकि नाउ दिस इज़ नॉट IFAC, ठीक है। IFAC जो था वो ऑडिटिंग प्लस अकाउंटिंग उनकी गवर्निंग बॉडी थी, लेकिन जब हम IFAC के एक बोर्ड की बात कर रहे हैं तो दैट इज़ बेसिकली IAASB विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिट। तो ऑडिट से रिलेटेड स्टैंडर्ड सेट करती है ये बॉडी और उनकी क्वालिटी और इम्प्लीमेंटेशन जो है उसको यकीनी बनाती है ओवरऑल द वर्ल्ड वाइड, ठीक है जी। ये तो थी इसकी डेफिनेशन। इसके बाद अगर हम आए इसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, तो हमारी डेफिनेशन के अंदर ही एक रोल जो है वो कवर हो जाता है कि ये स्टैंडर्ड सेट करती है, उन स्टैंडर्ड्स को प्रमोट करती है एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। जाहिर सी बात है जब भी कोई स्टैंडर्ड्स सेट किए जाते हैं, कोई लॉज सेट किए जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है कोई भी बॉडी, तो उसका मकसद एट द एंड होता है वो किस तरह से प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो सकती है, प्रैक्टिकली किन सिनेरियोज के अंदर जो है वो रूल्स एंड लॉज जो है हमें हेल्प दे सकते हैं। तो जी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकती है? एक तो ऑडिटिंग के अंदर हो सकती है, ठीक है। उसके बाद रिव्यू इंगेजमेंट्स में हो सकती है। रिव्यू भी मैंने आपको बताया था कि एश्योरेंस प्रैक्टिसेस होती हैं और जो रीजनेबल एश्योरेंस होती है वो आप ऑडिट में दे सकते हैं और लिमिटेड एश्योरेंस आप किस में दे सकते हैं? रिव्यू में दे सकते हैं। तो ये एश्योरेंस जो है दोनों कॉमन है दोनों के अंदर, तो इसका मतलब है कि ये दोनों एश्योरेंस प्रैक्टिसेस हैं। कुछ जो फर्म्स होती हैं वो ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं और कुछ रिव्यू सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ये दोनों ही एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स। तो एश्योरेंस बेसिकली ऑडिट भी हो सकती है, रिव्यू भी हो सकती है और रिलेटेड सर्विसेज भी हो सकती है। ये जो रिलेटेड सर्विसेज है ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये CAF 9 हमारा जो सिलेबस है इसके अंदर ये शामिल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन की हद तक ये शामिल है। वो भी जब हम आखिरी चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो हम इसका ज़रा सा ओवरव्यू लेंगे। उसके अलावा इसका CAF 9 से रिलेटेड कोई सरोकार नहीं है, तो हमें भी सिर्फ और सिर्फ ये याद करने के लिए ये वर्ड जो है वो फ़िलहाल पढ़ना पड़ेगा। जी पहला हमने जो रोल पढ़ा दैट वाज कि सबसे पहले स्टैंडर्ड्स को सेट करती है, बनाती है, डेवलप करती है। अभी हम पढ़ेंगे किस तरह से डेवलप होता है स्टैंडर्ड, इशू किस तरह से होता है। तो बेसिकली वो स्टैंडर्ड डेवलप होता है, उसके बाद जब वो बन जाता है तो
उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो होती है दैट इज़ ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस बोर्ड, ठीक है, क्योंकि खाली बना देना काफ़ी नहीं होता, उसकी इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली दैट इज़ द मेन रीज़न वाई इट इज़ प्रोड्यूस्ड। तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ कहाँ होती है जी? ऑडिट के अंदर, रिव्यू के अंदर और रिलेटेड सर्विसेज के अंदर। जी, इसके बाद ये हमने पढ़ लिया कि फैसिलिटेट करती है उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो उससे हो सकता है वो सर्विसेज देती है। और इम्प्लीमेंटेशन ये किस तरह से होगा? ये बिल्कुल वैसे ही जैसे आईफैक के अंडर जो होते हैं बाकी बोर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो आईफैक के अंदर जितने मेंबर बॉडीज़ होती हैं, जितनी मेंबर कंट्रीज़ होती हैं, आईफैक अपने स्टैंडर्ड्स, अपनी गाइडेंस जो होती है वो उनके थ्रू पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस करती है, वर्ल्ड वाइड फैलाती है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से IAASB जो है वो ऑडिटिंग के हिसाब से जो स्टैंडर्ड्स डेवलप करता है वो मेंबर कंट्रीज़ को उसी हिसाब से सर्कुलेट करके फैसिलिटेट करता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन को। जी, इसके बाद हमारे पास आता है जी इंक्रीजेज द क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द स्टैंडर्ड, ठीक है। सबसे पहले क्वालिटी की बात करें कि स्टैंडर्ड्स जो सेट किए जाते हैं ना, उनको सिर्फ बना के छोड़ नहीं देती बल्कि उसकी क्वालिटी पर भी काम करती रहती है। अगर एक स्टैंडर्ड उसने डेवलप कर दिया है किसी भी सर्कमस्टांसेस से रिलेटेड, तो अब हो सकता है कि वो सर्कमस्टांसेस आगे चेंज हो जाए। तो ये नहीं है कि पुराने स्टैंडर्ड्स ही चलते रहेंगे, बल्कि उनकी क्वालिटी को बेहतर से बेहतर करते रहते हैं, अप टू डेट करना। दैट इज़ ऑल्सो बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ IAASB। तो जी क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स को इंक्रीज करती है, और ना सिर्फ क्वालिटी को बल्कि उसकी कंसिस्टेंसी को भी इंक्रीज करती है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि एक चीज़ आप कॉन्टीन्यूस मैनर के अंदर करना, दैट इज़ बेसिकली कंसिस्टेंसी के हम कहते हैं कि कंसिस्टेंसी से पढ़ें, यानी कि कोई गैप नहीं आना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से जो हमारी ये स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है, ये भी कंसिस्टेंसी ऑफ दो स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखती है, यानी कोई गैप नहीं आने देती बिटवीन द सर्कमस्टांसेस, ठीक है। और कंटिन्यूसली जो है वो सर्कमस्टांसेस, राइजिंग सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड्स डेवलप करते रहते हैं, ताकि ऑडिटर्स को, रिव्यू इंगेजमेंट्स वालों को, रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करने वालों को कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, और जो भी कोई प्रॉब्लम फेस करें उनका पहले से ही एक शॉर्ट जो आंसर है या कोई मेथड है वो पहले से ही वे आउट हो स्टैंडर्ड के अंदर, ठीक है जी। इसके बाद जो अगला हमारे पास रोल आता है दैट इज़ इश्यूज इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिस स्टेटमेंट्स, ठीक है जी। एक बोर्ड जो है, जब भी वो कोई लॉ, जब भी वो कोई रेगुलेशन इम्पोज करता है, उसको डॉक्यूमेंट करके इशू करता है उसकी प्रैक्टिसिंग के लिए वर्ल्ड वाइड, या बेसिक अगर नेशनल लेवल पर भी हम किए जाए, तो उनके जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं उस लॉ के, उनको वो समझना पहले ज़रूरी होता है बिफोर इम्प्लीमेंटिंग इट, ठीक है ना। जैसे टीचर्स होते हैं, टीचर्स जब भी कोई सिलेबस पढ़ाते हैं तो वो सबसे पहले वो खुद पढ़ते हैं, वो खुद उसको रिवाइज करते हैं। बेशक वो हम ऑब्वियसली उनका नॉलेज ज़्यादा होता है हमसे स्टूडेंट्स के हिसाब से, लेकिन स्टिल वो अपनी नॉलेज को रिफ़्रेश करते हैं, अप टू डेट करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो पढ़ा होता है वो बहुत पहले का पढ़ा होता है। और अब भी वो पढ़ा तो सकते हैं उस लेवल पर, लेकिन उस पढ़ाएंगे तभी जब वो सिलेबस से अप टू डेट होंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से एक ऑडिटर को जब भी कोई नया ISA इम्प्लीमेंट करना होता है तो वो सबसे पहले क्या करेगा, उसकी खुद गाइडेंस लेगा। इम्प्लीमेंट करने से पहले किसी भी क्लाइंट पर वो सबसे पहले खुद गाइडेंस लेगा कि भाई ये ISA के अंदर है क्या, किस तरह से ये डेवलप हुआ, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, जिनके अकॉर्डिंग क्या सर्कमस्टांसेस थे जिनकी वजह से जो है इस बोर्ड ने ये ISA को पब्लिश किया, ठीक है। फिर इस ISA के अंदर स्टैंडर्ड्स हमें क्या बता रहे हैं कि इस सर्कमस्टांसेस रिलेटेड कौन से प्रोसीजर्स परफॉर्म करने चाहिए और उनकी क्या एक्सेप्शंस हैं। ये जितनी चीज़ें होती हैं ये सारी की सारी जो प्रैक्टिस स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि IAASB इशू करता है ऑडिटिंग से रिलेटेड, ये इसके अंदर सारे के सारे उनके सॉल्यूशंस होते हैं, आंसर्स होते हैं ऑडिटर्स के कि अगर ये हुआ तो इसका ये प्रोसीजर परफॉर्म करना, ये हुआ तो ये करना। इससे क्या होता है, एक ऑडिटर को इम्प्लीमेंट करने से पहले उसकी गाइडेंस मिल जाती है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह टीचर को एक ओवरव्यू मिल जाता है सिलेबस का बच्चों को पढ़ाने से पहले। इम्प्लीमेंट करने से पहले अपनी नॉलेज, उनकी नॉलेज को रिफ़्रेश करना, उनकी नॉलेज को अप टू डेट रखना ज़रूरी होता है। बिल्कुल ऐसे ही एक ऑडिटर भी अपनी नॉलेज जो है
रिलेटिंग टू दैट ISA, उसको इन्हांस करने के लिए, उसको अप टू डेट करने के लिए, रिफ़्रेश करने के लिए वो जो प्रैक्टिस स्टेटमेंट्स होती हैं ये इशू की जाती हैं बोर्ड की तरफ से, ताकि वो ऑडिटर्स को हेल्प कर सकें कि वो ISAs को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकें। बुक वाइज तो पढ़ तो सब लेंगे, लेकिन बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन जो होती है वो प्रैक्टिकल वर्ड में की जाती है, जहाँ पर ऑडिटर्स ऐसे सर्कमस्टांसेस फेस करते हैं जहाँ पर उन्होंने उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग, जो स्टैंडर्ड्स के अंदर गिवन होती है उसके अकॉर्डिंग कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना होता है। तो बेसिकली जो IAASB है वो इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिस स्टेटमेंट्स IAPS जो हैं वो इशू करती है। किस रीज़न की वजह से? पहला कि ऑडिटर्स को इम्प्लीमेंट करने में आसानी हो सके, हेल्प हो सके उनकी ISAs को, और नेक्स्ट प्रमोटिंग गुड ऑडिटिंग प्रैक्टिस इन जनरल, यानी कि ओवरऑल द वर्ल्ड या इंटरनेशनली या नेशनली ऑडिटिंग जो है, ठीक है, उसकी एक बैकबोन रह सके। ISAs जो होते हैं, ये जो प्रैक्टिस स्टेटमेंट्स होती हैं, ये बेसिकली एक बैकबोन है, ठीक है। बैकबोन जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ही बॉडी जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी, उतनी ही बॉडी स्टेबल रहेगी। इसी तरह से जो ऑडिटिंग प्रैक्टिस स्टेटमेंट्स है ये एक बैकबोन है ऑडिटर के स्टैंडर्ड्स की बैकबोन है, ठीक है। जितनी वो बैकबोन जो है वो फर्म होगी, बिल्कुल उसी तरह से उसके ऊपर बनने वाले जो स्टैंडर्ड्स हैं और फिर आगे जो ऑडिटर्स हैं जो उन स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो भी अच्छा होगा। एंड एट द एंड ऑफ द डे जो प्रोफेशन है ऑडिटिंग का वो फर्म हो सकेगा, वो प्रमोट हो सकेगा। ठीक है जी, तो ये हमारा IAASB से रिलेटेड हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी कि ये IFAC का ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस से जनरल एक बोर्ड है जो कि IAASB कहलाता है, और इसकी कुछ रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिनमें सबसे पहले स्टैंडर्ड्स को डेवलप करना, इशू करना, उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाना, उसको फैसिलिटेट करना ओवरऑल द वर्ल्ड, और उसके बाद ना सिर्फ ये काम करना बल्कि जो ऑडिटर्स हैं, जो कि प्रैक्टिशनर्स हैं, जो कि प्रैक्टिस करेंगे उसको, उनके लिए भी हेल्प करना IAPS इशू करके, जिनके थ्रू वो ऑडिटर्स, उनकी हेल्प हो सके कि वो उन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को पढ़ सकें, गाइडेंस उनकी ले सकें, उनको पता हो कि फलां स्टैंडर्ड किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, कब इम्प्लीमेंट करना है, क्यों इम्प्लीमेंट करना है, प्रोसीजर्स क्या हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन के, वो सारा कुछ ऑडिटर्स को पता हो। और दूसरा हमने रीज़न पढ़ा कि IAPS क्यों इशू किए जाते हैं, ताकि ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस को, यानी ओवरऑल द वर्ल्ड जो ऑडिटिंग का एक प्रोफेशन है, ठीक है, उसको प्रमोट किया जा सके, ताकि ऑडिटिंग की जो बॉडी है वो फर्म रह सके। जी, ये हो गया हमारा। इसके बाद हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ ISAs, जो हमारे ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं, जो कि बेसिकली IAASB इशू करता है, उनसे रिलेटेड हमने पढ़ना है। कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इसका प्रोसीजर क्या होता है, जो जिसके थ्रू IAASB इनको इशू करता है, पहले बनाता है और उसके बाद इशू करता है। तो जी बनाने का यहाँ पर वर्ड हुआ है यूज़ डेवलपमेंट, डेवलप किस तरह से करता है, और फिर इशू किस तरह से करता है वर्ल्ड वाइड। हमने पढ़ा था कि जो IAASB है वो वर्ल्ड वाइड जो होता है वो अप्लाई किया जाता है, ओवरऑल द वर्ल्ड उसके स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो फॉलो किए जाते हैं इन ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस प्रैक्टिसेस। तो वो किस तरह से होता है जी। सबसे पहले प्रोसीजर का जो हमारा एलिमेंट है दैट इज़ अ सब्जेक्ट इज़ सिलेक्टेड। जाहिर सी बात है, जब तक कोई सब्जेक्ट नहीं सिलेक्ट किया जाएगा, किस तरह से पता लगेगा कि किस सर्कमस्टांसेस के बेस पर हम ये स्टैंडर्ड बना रहे हैं। जब एक ऑडिटर को कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस नज़र आते हैं जिनकी गाइडेंस स्टैंडर्ड के अंदर नहीं होती, और वो फिर उनको मजबूरन अपनी प्रोफेशनल जजमेंट जो है वो अप्लाई करनी पड़ती है, तो बाद में ऑडिटर्स जो होते हैं वो उसको छोड़ नहीं देते उस सर्कमस्टांस को, बल्कि वो क्या करते हैं, वो जो IAASB है, ठीक है, वो उनको फर्दर ये पहुंचाते हैं ये बात सर्कमस्टांस, फिर उनसे रिलेटेड जितने प्रोसीजर्स होते हैं जो कि उसको ख़त्म करने के लिए या उसको मिनिमाइज़ करने के लिए यूज़ हो सकते हैं, वो डेवलप किए जाते हैं, विच इज़ बेसिकली कॉल्ड एन ISA। तो सबसे पहले ISA
जो है उसको इशू करने का, उसको डेवलप करने का जो स्टेप है, दैट इज़ कि सब्जेक्ट सिलेक्ट किया जाता है। एक सर्कमस्टांसेस जो है वो अराइज होते हैं जिनकी वजह से एक न्यू आईएसए की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास है डिटेल्ड स्टडी एंड रिसर्च इज़ परफॉर्म्ड ऑन दैट सब्जेक्ट। फिर उसी सब्जेक्ट पर डिटेल्ड स्टडी की जाती है, रिसर्च की जाती है, पता लगाया जाता है कि फ़लाँ जो सर्कमस्टांसेस है, फ़लाँ जो सब्जेक्ट है, ठीक है, ये किस तरह से अराइज़ हुआ, कितनी कंट्रीज़ के अंदर ये जो है वो अराइज़ हुआ है और इससे रिलेटेड कोई गाइडेंस अवेलेबल नहीं है, कितने ऑडिटर्स ये फेस कर रहे हैं सर्कमस्टांसेस, और फ़लाँ इस तरह की जितनी डिफरेंट रिसर्च हो सकती है डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर वो की जाती है। इसके बाद जी एन एक्सपोजर ड्राफ्ट इज़ प्रोड्यूस्ड। ठीक है, फिर एक एक्सपोजर यानी कि रफ़ ड्राफ्ट जो होता है, रफ़ स्टैंडर्ड कह लें, ठीक है, उसका एक रफ़ ड्राफ्ट प्रिपेयर किया जाता है जिसके अंदर रफली, जिस तरह हम लोग कहते हैं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाती है, ठीक है, फाइनल ड्राफ्ट से पहले। और वो जो ब्रेनस्टॉर्म्ड एक रफ़ ड्राफ्ट होता है वो क्या किया जाता है, अप्रूव्ड किया जाता है बाय IAASB। जाहिर सी बात है, IAASB इज़ ए रेगुलेटिंग बॉडी इन दिस सेंस, ठीक है ना। ऑडिटिंग के हिसाब से हमारा जो IAASB है, दैट इज़ बेसिकली द गवर्निंग बॉडी। तो उनसे जब तक अप्रूव नहीं होगा वो रफ़ ड्राफ्ट, तब तक वो आगे इशू नहीं हो सकता, ठीक है, तब तक उसका फाइनल ड्राफ्ट भी नहीं बन सकता, ठीक है। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, उसके बाद उस पर डिटेल स्टडी एंड रिसर्च करनी है, उसके बाद उस स्टडी और रिसर्च की बेस पर हम एक रफ़ ड्राफ्ट, एक्सपोजर ड्राफ्ट प्रिपेयर करेंगे जिसको हम IAASB से अप्रूव करवाएंगे। और जो अप्रूव IASB करेगा, उसके बाद जी जब अप्रूव हो गया वो IAASB से, उसके बाद क्या होता है जी, वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वाइडली फॉर कमेंट्स एंड सजेशंस। मैंने आपको बताया था कि IAASB जो है उसकी डिफरेंट मेंबर कंट्रीज़ होती हैं, उन हर मेंबर कंट्री के अंदर डिफरेंट ऑडिटर्स, डिफरेंट प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं। तो जब वो एक्सपोजर ड्राफ्ट डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर सर्कुलेट किया जाता है, तो बेसिकली वो मकसद क्या होता है कि डिफरेंट कंट्रीज़ के थ्रू जो है वो हमें सजेशंस आए इससे रिलेटेड, कोई कमेंट्स आएंगे, कोई अप्रिसिएशन आएगी, कोई क्रिटिसिज्म आएगा, कोई नेगेटिव कमेंट्स आएंगे। इन सब से क्या होगा, मिलके हमें हमारा वो एक्सपोजर ड्राफ्ट जो है बेसिकली वो फाइनल ड्राफ्ट के अंदर तब्दील होगा। उसके अंदर कुछ चेंजिंग होगी, कुछ एडिशन होगी, कुछ सब्ट्रैक्शन होगी, एंड एट द एंड आपके पास एक फाइनल ड्राफ्ट जो होगा वो बन जाएगा उन सजेशंस और कमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करने के बाद। जी अगला हमारा स्टेप भी यही है कि डिस्ट्रीब्यूट जब हो गया, उसके बाद जो भी कमेंट्स और सजेशंस डिफरेंट मेंबर कंट्रीज़ की, डिफरेंट प्रैक्टिशनर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड के हमारे पास IAASB के पास आए होंगे, वो IAASB उनके अंदर इनकॉर्पोरेट करेगा। जो भी उसको यूज़फुल सजेशन लगा, जो कोई एडिशंस यूज़फुल लगी, जो सब्ट्रैक्शंस है वो यूज़फुल लगी उसके अंदर, वो उस हिसाब से IAASB स्टेप्स लेगा और उसके बाद दोबारा से अप्रूव होगा IAASB से, और फिर एक फाइनल ड्राफ्ट बनेगा, फिर वो अप्रूव होगा IAASB से, और हमारे पास एक न्यू ISA जो है वो पब्लिश हो जाएगा। ये हमारा प्रोसीजर है बेसिकली एक न्यू ISA की डेवलप किस तरह से होगा, और उसके बाद डेवलपमेंट के बाद वो इशू किस तरह से होगा टू द फाइनल लेवल। सबसे पहले सब्जेक्ट सिलेक्ट किया जाएगा, रिसर्च की जाएगी, फिर एक्सपोजर ड्राफ्ट प्रिपेयर किया जाएगा, IASB से अप्रूव किया जाएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वाइडली फॉर पब्लिक कमेंट्स, और उसके बाद वो कमेंट्स और सजेशंस को इनकॉर्पोरेट करके एक्सपोजर ड्राफ्ट में फाइनल ड्राफ्ट प्रिपेयर किया जाएगा। उसके बाद दोबारा IASB से अप्रूव किया जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि एक फाइनल ड्राफ्ट है जो कि IASB ने अपनी स्टैंप लगा दी है इस पर कि अब ये बिल्कुल फाइनल है, ये ISA पब्लिश होने के लिए, इशू होने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो ही वो ISA जो है ओवरऑल द वर्ल्ड फिर इशू किया जाता है अलॉन्ग विद द IAPS यानी कि इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिस स्टेटमेंट्स के साथ, ठीक है, ताकि ऑडिटर्स को सबसे पहले वो प्रैक्टिसिंग स्टेटमेंट्स को देखेंगे जिससे रिलेटेड, उस ISA से रिलेटेड, ताकि उनको पता लग जाए कि IASB ये जो ISA है ये किस वजह से पब्लिश किया गया था, इसके अंदर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, प्रोसीजर्स क्या हैं जो कि इस सर्कमस्टांस से एग्जिस्ट करते हैं, और फिर वो इम्प्लीमेंट करेंगे उस ISA को इन द प्रैक्टिस। ठीक है जी, तो ये हमारा था
ISA की प्रोसीजर कि ISA एक न्यू जो ISA होता है वो किस तरह से डेवलप किया जाता है और फिर किस तरह से इशू किया जाता है। इसके बाद हमारे 2 छोटे से टॉपिक रह गए हैं, दैट इज़ बेसिकली अथॉरिटी या स्टेटस ऑफ एन ISA। ठीक है कि ISA का एक स्टेटस होता है। हमने अभी पढ़ा कि जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, चाहे वो ऑडिटिंग के हो चाहे वो अकाउंटिंग के हों, आपके जो IFRS हैं, आपके जो IAS हैं, ठीक है, वो ओवरऑल द वर्ल्ड अप्लाई किए जाते हैं। डेप्रिसिएशन का जो स्टैंडर्ड है IAS 16 वो ओवरऑल द वर्ल्ड अप्लाई किया जाता है। आप उसमें कोई इत्तेफाक राय नहीं है कि कहीं पर जी IAS 16 यानी डेप्रिसिएशन की जगह के लिए कोई और स्टैंडर्ड अप्लाई किया जा रहा है, नहीं। स्टैंडर्ड डेप्रिसिएशन का होगा तो IAS 16 होगा, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का होगा तो IAS 2 होगा। अब ये ओवरऑल द वर्ल्ड है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह से जो ISAs होते हैं उनका स्टेटस भी वही है जो ओवरऑल द वर्ल्ड होता है। पाकिस्तान के अंदर भी एक ISA जो होता है वो उसी के अकॉर्डिंग ऑडिट कंडक्ट किया जाता है, ऑडिट इंश्योरेंस की जाती है, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्ट के लेक्चर्स के अंदर कि ऑडिट के अंदर, ऑडिट इज़ बेसिकली दैट प्रैक्टिस इन विच एन ऑडिटर प्रोवाइड्स रीजनेबल एश्योरेंस, ठीक है। बाकी लिमिटेड मैंने आपको बताया था कि वो रिव्यू एंगेजमेंट्स के अंदर की जाती हैं। रीज़न बीइंग कि उसके अंदर हमारे जो प्रोसीजर्स होते हैं उनकी एक्सटेंट थोड़ी कम होती है। इस वजह से हम खुद जब अपने काम के बारे में कम श्योर होंगे, काम खुद कम परफॉर्म किया होगा, तो अगले को किस तरह से श्योरिटी दे सकते हैं उसकी, ठीक है। तो जी रेस्ट एश्योर्ड एक ISA का स्टेटस पाकिस्तान के अंदर ऑडिट किया ही कंडक्ट ISAs के अकॉर्डिंग जाता है। स्टैंडर्ड्स के अलावा हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है ऑडिट कंडक्ट करने के लिए। हाँ, प्रोफेशनल जजमेंट मैंने कहा था वहाँ अप्लाई की जाती है जहाँ पे स्टैंडर्ड में गाइडेंस मौजूद ना हो। जहाँ पे स्टैंडर्ड की गाइडेंस मौजूद होगी जिस टास्क से रिलेटेड, जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड, फिर हम अपनी प्रोफेशनल जजमेंट को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे ओवर द स्टैंडर्ड, ठीक है जी। और मैंने आपको बताया कि रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करने के लिए एक ऑडिटर रिक्वायर्ड है, बाउंड है कि वो ISAs को फॉलो करे, क्योंकि ISAs के अंदर ही सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स भी लिखी होती हैं, प्रोसीजर्स लिखे होते हैं, एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया गया होता है कि भाई फॉर एग्जाम्पल ये सारा प्रोसीजर था, इसके अंदर मिस्टर ए ने ये जो है वो उसको ऑडिट के दौरान जो है ये सर्कमस्टांसेस उसके एग्जिस्ट हुए हैं, अब आप बताएं आप क्या करेंगे। तो फिर नीचे ही आंसर लिखा होता है कि स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मिस्टर ए को चाहिए कि वो ये सर्कमस्टांसेस अगर आ रहे हैं, अराइज हो रहे हैं क्लाइंट के अंदर ऑडिट करते वक्त, तो ये प्रोसीजर्स अप्लाई करें और अपने जो है वो कंक्लूजन तक पहुँचे। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से IFRS के अंदर अगर आप लोगों ने पढ़ा हो FA2 के अंदर कि IFRS जो आपके स्टैंडर्ड्स होते हैं अकाउंटिंग के, उनके अंदर भी एग्जाम्पल्स के थ्रू जो होती है वो एक्सप्लेन किए गए होते हैं डिफरेंट सर्कमस्टांसेस और फिर उनके आगे सोल्यूशंस। जी, स्टेटस ऑफ एन ISA, अथॉरिटी ऑफ एन ISA बिल्कुल सेम टॉपिक्स हैं। इसके बाद जैसे कि हमने पढ़ा कि एक ऑडिटर बाउंड है कि वो रीजनेबल एश्योरेंसेस ने ऑब्टेन करनी है इन ऑडिट, तो वो ISAs को फॉलो करें। तो कौन सी ऐसी एक्सेप्शंस हैं इस जनरल रूल से रिलेटेड, ठीक है, कि एक ऑडिटर स्किप कर सकता है वो ISA की इम्प्लीमेंटेशन। जी, अ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स विल नॉट बी परफॉर्म्ड। एक स्पेसिफिक प्रोसीजर जो कि ISA के अंदर लिखा हुआ है वो परफॉर्म नहीं किया जाएगा। कब? 2 कंडीशंस हैं, जब वो रेलेवेंट ना हो, जब वो प्रैक्टिकेबल ना हो। जी, रेलेवेंट का क्या मतलब है? एक स्पेसिफिक प्रोसीजर है, ठीक है, वो हमने डिसाइड किया कि हम नहीं परफॉर्म करेंगे, स्टैंडर्ड्स में लिखा हुआ है, हम बाउंड है परफॉर्म करने के लिए, लेकिन हमने सोचा कि हम नहीं परफॉर्म करेंगे। क्या रीज़न हो सकता है? जी भाई वो रेलेवेंट ही नहीं होगा, हमारे सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग वो रेलेवेंट ही नहीं है वो प्रोसीजर। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ऑडिट जो होता है वो 2 तरह के होते हैं, एक इंटरनल ऑडिट होता है और एक एक्सटर्नल ऑडिट होता है। इसकी जो डिटेल्स हैं वो हम अगले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, बड़ी डिटेल से इन दोनों टॉपिक्स को। लेकिन रफली अगर मैं बताऊं तो इंटरनल ऑडिट जो होता है वो क्लाइंट अपने इंटरनली करवाता है, एक इंटरनल ऑडिटर हायर करता है और वो
वही रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि एक एक्सटर्नल ऑडिटर की होती हैं, ठीक है, जो कि कंपनी के अंदर आके सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मिस स्टेटमेंट्स निकालता है, उसके रिस्क आइडेंटिफाई करता है मिस स्टेटमेंट का, और फ्रॉड जो है उसकी डिटेक्शन करता है, ठीक है। प्राइमरीली फ्रॉड डिटेक्ट करना और उसको प्रोटेक्ट करना वो सारी की सारी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन एक ऑडिटर जो होता है वो रिस्क ज़रूर आइडेंटिफाई करता है फ्रॉड के जहाँ पे वो एग्जिस्ट करते हैं इन द क्लाइंट। तो अगर फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट पर हम गए और वहाँ पर इंटरनल ऑडिट फंक्शन ही नहीं है, मतलब वहाँ पर इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर इंटरनल ऑडिट फंक्शन जो होता है जिसके थ्रू एक इंटरनल ऑडिटर होता है, ठीक है, और वो सारी की सारी इन चीज़ों को जो एक्सटर्नल ऑडिटर देखता है वो क्लाइंट के अंदर रहते रहते मैनेजमेंट के सुपरविजन के अंदर वो काम करता है, वो है ही नहीं, वो इंटरनल ऑडिट फंक्शन सिरे से ही नहीं है। तो अब आईएसएस ने हमें कहा हुआ है कि क्लाइंट के अंदर का जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन है उसको आप लोगों ने वेरीफाई करना है, उसका काम चेक करना है। पहले इंटरनल ऑडिट फंक्शन जो इंटरनल ऑडिटर है सबसे पहले उसको आपने चेक करना है कि उसकी क्वालिफिकेशन चेक करनी है कि वो उस क्वालिफाइड इनफ है कि वो इंटरनल ऑडिटर बन सके। उसके बाद अगर उसको चेक कर लिया, उसके बाद आपने उसके काम की एडिक्वेसी को चेक करना है। ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम लोग इस इन टॉपिक्स को बड़ी डिटेल में, इन स्टैंडर्ड्स को पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि एक एक्सटर्नल ऑडिटर जो होता है, एक आईएसए रिक्वायर करता है कि एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर को एवेल्युएट करे। अब ये स्टैंडर्ड के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन अब जब हम क्लाइंट पर गए और वो इंटरनल ऑडिट फंक्शन का हमने पूछा तो उन्होंने कहा जी हमारा कोई इंटरनल ऑडिटर ही नहीं है। अब क्योंकि वो आईएसए में लिखा हुआ है और हमें परफॉर्म करना ज़रूरी है, लेकिन हम उसको स्किप करेंगे, द रीज़न बीइंग कि वो रेलिवेंट प्रोसीजर ही नहीं है हमारे क्लाइंट से रिलेटेड। क्लाइंट के अंदर इंटरनल ऑडिट फंक्शन होता, इंटरनल ऑडिटर होता तो हम उसकी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस को चेक करते, उसके काम की एडिक्वेसी को चेक करते, उसके काम की रेलेवेंस को चेक करते, उसके काम की क्वालिटी को चेक करते। लेकिन जब वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो प्रोसीजर भी हमारे क्लाइंट से इररेलेवेंट हो गया, जिसकी वजह से हम उसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है जी। दूसरा हमारे पास आता है जी इम्प्रैक्टिकेबल, यानी कि एक स्पेसिफिक प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किया जाएगा अगर वो प्रैक्टिकेबल ही नहीं है। प्रैक्टिकेबल कह दें, प्रैक्टिसेबल कह दें, एक ही बात है। प्रैक्टिकेबल का क्या मतलब है कि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि अब हम एक क्लाइंट पर गए, एक्सटर्नल ऑडिटर, हम लोग क्लाइंट पर गए और हमने कहा जी आप अपनी इन्वेंट्री के जो वेयर हाउसेज हैं वो हमें चेक कराएं कि फॉर एग्जांपल वो क्लाइंट जो है वो सोने का बिजनेस करता था, ठीक है, गोल्ड के अंदर जो है उसका सारा का सारा कारोबार था। तो हमने कहा जी आप अपनी इन्वेंट्री चेक कराए हैं गोल्ड की। वो जी गया हमें लेकर अपने वेयर हाउसेस की तरफ और उसने हमें चेक करवाए 4 वेयर हाउसेस। अच्छा जी, अब हमने 4 चेक कर लिए। अब उसने कहा जी टोटल हमारे 5 है। हमने कहा 4 इधर है, 5वां किधर है? कहते जी वो अंडरग्राउंड है। ठीक है, अब अंडरग्राउंड एक वेयर हाउस है। 4 तो हमने चेक कर लिए क्योंकि वो हमारे सामने थे, ओवर द ग्राउंड थे। अब एक वेयर हाउस अंडर द ग्राउंड है, ठीक है, और वो कह रहे हैं जी वो हमने सालों, कहीं 10 साल हो गए वो हमने बंद करके रखा हुआ है क्योंकि वो सारा रास्ता ब्लॉक हो गया था और बारिशें हुई थी, तो वो सारा का सारा जो फ्लैट हो गया था सरफेस, और हमारे जितने भी वो इनवेज थे, जितने भी डोर्स थे, वो सारे के सारे ब्लॉक हो गए थे और अब हम उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे पिछले 10 साल से। ठीक है, अब हम एज एन ऑडिटर, क्योंकि स्टैंडर्ड्स ने हमें कहा हुआ है कि पूरे जो है आपने एविडेंस लेने हैं, ठीक है, और प्रोसीजर्स में लिखा हुआ है कि इन्वेंट्री जो है उसके, फॉर एग्जांपल गोल्ड की इन्वेंट्री क्या, ये किसी की भी इन्वेंट्री, आपने सारे के सारे जितने भी स्टोर्स, उनके डिपार्टमेंट वेयर हाउसेज हैं, वो सारे चेक करने हैं। ये हमारे स्टैंडर्ड्स के अंदर मेंशन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल। और अब हम ज़मीन खोद के अंदर नहीं जा सकते और सारे के सारे प्रोसीजर अंदर जाके परफॉर्म नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भाई वो प्रैक्टिकेबल ही नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। जब वो क्लाइंट हमें कह रहा है कि 10 साल से हम लोगों ने अंदर जाके नहीं देखा, ठीक है, तो आप बीइंग एन एक्सटर्नल ऑडिटर आप कहाँ से बीच में जाके देख सकते हो वो 10 साल पुराने जो वेयर हाउस जो अंदर पड़ा हो, ठीक है। तो अब वो ऐसी इन्वेंट्री है उस वेयर हाउस के अंदर जो कि जिसको हम रीच आउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस हिसाब से
जो हमारे जो ISA के अंदर जो लिखा हुआ है वो इम्प्रैक्टिकेबल हो जाता है टू बी परफॉर्म, ठीक है। इस वजह से हम उस प्रोसीजर को, दैट वेरी प्रोसीजर, हम उसको क्या कर सकते हैं, स्किप आउट कर सकते हैं। द रीज़न बीइंग कि वो इम्प्रैक्टिकेबल है टू बी परफॉर्म, ठीक है, जो हमारी रीच में नहीं आ रहा, ठीक है। रेलेवेंट का क्या मतलब था, जो हमसे रेलेवेंट ही नहीं है, वो सर्कमस्टांसेस ही नहीं एग्जिस्ट करते जिसकी वजह से वो प्रोसीजर जो है वो अप्लाई होने हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड्स के अंदर तो बड़ी चीज़ें लिखी होंगी, लेकिन अब हो सकता है क्लाइंट के अंदर वो सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट ही ना करते हो। स्टैंडर्ड्स के अंदर तो ओवरऑल गाइडेंस होती है ना, ठीक है, कि वो हर तरह से वो स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो आपको हर पॉसिबल एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं कि भाई ऐसा हुआ ना तो ये करना, वैसा हुआ तो ये करना। अब वैसा अगर होगा ही नहीं क्लाइंट के अंदर तो आपने क्यों प्रोसीजर वो परफॉर्म करने, और आप कर ही कैसे सकते हो जब वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। तो रेलेवेंस और प्रैक्टिकेबिलिटी के अंदर ये दो डिफरेंसेस हैं कि रेलेवेंट जो है वो हमारे सर्कमस्टांसेस ही नहीं एग्जिस्ट करते, जबकि इम्प्रैक्टिकेबल के केस के अंदर सर्कमस्टांसेस तो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री तो एग्जिस्ट करती है लेकिन हम उसको वेरीफाई नहीं कर सकते। द रीज़न भी वो प्रैक्टिकेबल ही नहीं है यार। 10 साल पुरानी ज़मीन को कौन खोदे और अंदर जाके देखे, ठीक है। तो इस वजह से ये दो रीजंस हैं जिनकी वजह से हम एक स्पेसिफिक प्रोसीजर्स दैट इज मेंशन्ड इन द ऑडिट स्टैंडर्ड्स हम उसको स्किप आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने ये जनरल रूल की एक्सेप्शन जो है इसको इम्प्लीमेंट किया, ठीक है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल कोई प्रोसीजर रेलेवेंट नहीं था, कोई प्रैक्टिकेबल नहीं था, तो रेलेवेंट के केस के अंदर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। अब वो नहीं आ रहा, रेलेवेंट नहीं है तो ठीक है, तो हम वो प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करेंगे, हमें कोई मसला नहीं है, कोई हम पे गुनाह नहीं। लेकिन अगर वो प्रैक्टिकेबल नहीं है, ठीक है, यानी कि इस केस के अंदर अगर वो प्रैक्टिकेबल नहीं है तो स्टैंडर्ड्स ये आपको कहते हैं, ISAs आपको ये कहते हैं कि आपने दो चीज़ें जो है वो इंश्योर करनी है। पहला, एक ऑडिटर अगर उसको कोई ऐसा प्रोसीजर लगा स्टैंडर्ड के अंदर जो कि उसके क्लाइंट पर प्रैक्टिकेबल नहीं है, तो वो डॉक्यूमेंट करेगा द रीज़न फॉर डिपार्चर फ्रॉम दैट प्रोसीजर। वो बताएगा, वो डॉक्यूमेंट करेगा रिटन डॉक्यूमेंट फॉर्म के अंदर कि भाई ये रीज़न था जिस वजह से मैं इस फला प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर सका ऑन माई क्लाइंट, ठीक है। पहला ये प्रोसीजर हो गया। दूसरी चीज़ क्या बतानी है एक ऑडिटर ने कि कोई ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर दैट वाज परफॉर्म टू गेट एश्योरेंस इन दिस रिगार्ड। अब आपने तो एश्योरेंस लेनी है चाहे बाय हुक और बाय क्रुक, ठीक है। अब बाय हुक नहीं हो रही, ठीक है, तो बाय क्रुक करके देखो। मतलब अगर एक तरह से आपको वो एविडेंस नहीं मिल रहा तो भैया आप दूसरी तरह से वो एविडेंस ले लो। एक चीज़ को करने के एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से एक एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए, रीजनेबल एश्योरेंस किसी चीज़ से ऑब्टेन करने के लिए, अगर आप प्रोसीजर 1 नहीं परफॉर्म कर सक रहे, वो इम्प्रैक्टिकेबल है, तो सर्कमस्टांसेस तो एग्जिस्ट करते हैं ना, तो आप दूसरा प्रोसीजर कोई परफॉर्म करके वो एविडेंस ले लो। मकसद क्या है कि आपने इन्वेंट्री को वेरीफाई करना है कि भाई ज़मीन के अंदर इनका एक कोई 5th वेयर हाउस है जिसके अंदर इतने अमाउंट की इन्वेंट्री पड़ी हुई है, बस आपने ये वेरीफाई करना है, ठीक है। अब अगर तो वो ज़मीन के अंदर वाली काम आप नहीं कर सकते, वो प्रोसीजर आप परफॉर्म नहीं कर सकते, आप पूरा डिग इन करो और जाके वो इन्वेंट्री को वेरीफाई करो, तो आप क्या कर सकते हो, आप उनसे उस इन्वेंट्री से रिलेटेड आप उनसे डॉक्यूमेंटेशन ले सकते हो। आप बता सकते हो कि भाई वो जो इन्वेंट्री आपने ख़रीदी थी ना, उसके ज़रा मुझे कागजात दिखा दें, उसके इन्वॉइसेस दिखा दें कि वो कहाँ से आपने ख़रीदी थी, ताकि हम लोग उस फलां बंदे से जो है वो पूछताछ कर सकें, जो भी आपका कोई सप्लायर था, कि भाई इन्होंने इस तारीख को ये इन्वेंट्री यहाँ से ख़रीदी थी या नहीं ख़रीदी थी और कितने अमाउंट की ख़रीदी थी, ठीक है। ये कोई एक प्रोसीजर है। इस तरह के और हज़ारों प्रोसीजर्स हो सकते हैं जो कि वेरिफिकेशन के लिए आप उस इन्वेंट्री के लिए, उस इन्वेंट्री के वेरिफिकेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ये प्रोसीजर हो सकता है। दूसरा क्या प्रोसीजर हो सकता है भाई, कि अगर आप खुद नहीं कर सक रहे ना, तो मैनेजमेंट ने कहा है आपको कि वो 10 साल ज़मीन के अंदर रही है, अब वो जो है वो निकालना बड़ा मुश्किल है, हम खुद नहीं अंदर जा सक रहे, तो आप मैनेजमेंट से कहो भाई ये पीस ऑफ पेपर है, आप इस पर ना मुझे लिख के दे दो जो आप बोल रहे हो, और नीचे अपने साइन कर दो, स्टैंप कर दो वगैरह वगैरह, ठीक है, ताकि क्या हो, मेरे पास एक रिटन डॉक्यूमेंटेड एविडेंस हो आपकी बातों की एज अ प्रूफ कि अगर मुझे ये एविडेंस मैं नहीं परफॉर्म कर, ये प्रोसीजर मैं नहीं परफॉर्म कर पा रहा, तो मेरे पास ये एविडेंस ज़रूर हो, ठीक है, कि मैंने दूसरा प्रोसीजर परफॉर्म किया, मैनेजमेंट से रिटन पे रिप्रेजेंटेशन ले लिए, ठीक है, कि भाई वो वाला जो वेयर हाउस है वो अंदर है, उसके अंदर ये इन्वेंट्री जो है हमारे हिसाब से मौजूद है।
अब आगे हम इस एविडेंस के तौर पे अपना कंक्लूजन जो है वो दे सकते हैं। रीजनेबल एश्योरेंस अगर हुई तो हम दे सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात, अगर तो वो प्रैक्टिकेबल नहीं है डिसीजन, तो अगर वो प्रैक्टिकेबल नहीं है कोई प्रोसीजर, तो आप क्या करेंगे, एक ऑडिटर होने के नाते आप डॉक्यूमेंट करेंगे क्या वही रीज़न है आपकी डिपार्चर फ्रॉम दैट प्रोसीजर, के उस प्रोसीजर को आप क्यों परफॉर्म नहीं कर पाए और किस वजह से आपने उससे डिपार्चर किया है, उससे हटे हैं, बैकआउट किया है। पहली बात हो गई। दूसरी बात कि आपने कौन सा ऑल्टरनेटिव एविडेंस जो है, ठीक है, आपने कौन सा ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर अप्लाई किया है। जाहिर सी बात, अब एक प्रोसीजर नहीं अप्लाई कर सके तो रीजनेबल एश्योरेंस तो आपने हर हालत में देनी है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हुई तो अब रीजनेबल एश्योरेंस देनी है। ठीक है, तो किसी प्रोसीजर के थ्रू दोगे ना, तो अगर वो प्रोसीजर नहीं हो सका तो कोई और प्रोसीजर सही, एविडेंस ही लेना है ना। एविडेंस चाहे आप खुद जाके ले लो या मैनेजमेंट से रिटन रिप्रेजेंटेशन साइन करवा लो, बात तो एक ही है, वेरिफिकेशन ही करनी है ना, तो वो हो गई। तो अल्टरनेटिव प्रोसीजर जो है वो फिर आप लोगों ने बताना है कि रीज़न फॉर डिपार्चर सबसे पहले, और दूसरा कि आपने एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए कौन सा अल्टरनेटिव प्रोसीजर उसके बजाय अप्लाई किया है, ताकि आप अपने कंक्लूजन तक पहुंच सकें। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर आज हमने सबसे पहले पढ़ा IAASB से रिलेटेड। क्या IAASB IFAC की बेसिकली अंडर एक बोर्ड आता है। हमने कल भी पिछले लेक्चर के अंदर भी पढ़ा था कि जो IFAC है बेसिकली एक गवर्निंग बॉडी है, और उसके अंडर जो होते हैं डिफरेंट बोर्ड्स आते हैं जो कि डिफरेंट जो है वो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जिसके अंदर से एक है IAASB जो कि ऑडिटिंग से रिलेटेड एक बोर्ड है, जो कि ओवरऑल द वर्ल्ड ऑडिटिंग को गवर्न करता है। उसके बाद हमने उसके कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़े कि इस बोर्ड के क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जिसमें हमने पढ़ा कि डेवलपमेंट करता है वो एक नए IAC के, उसके बाद उसकी इशुएंस करता है, उसकी फैसिलिटेशन करता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, और वो IAPS यानी कि इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिस स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो ऑडिटर्स के लिए इशू करते हैं, ताकि ऑडिटर्स को हेल्प हो सके इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू IACs, और दूसरा एक ऑडिटिंग की जो एक इमेज है ओवरऑल द वर्ल्ड वो प्रमोट की जा सके। दूसरा फिर हमने पढ़ा कि एक न्यू IAC की डेवलपमेंट किस तरह से होती है, किस तरह से वो बनता है, और फिर किस तरह से वो इशू किया जाता है। और फिर हमने उस एक नए IAC जो कि डेवलप हुआ था और फिर इशू हुआ था उसका स्टेटस पढ़ा कि ओवरऑल द वर्ल्ड उसका स्टेटस क्या होता है, उनको क्या अहमियत हासिल है। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि पाकिस्तान के अंदर एक ऑडिटर जो होता है वो IAC को फॉलो करते हुए ऑडिट जो है वो कंडक्ट करता है क्लाइंट पे। और फिर हमने पढ़ा कि एक ऑडिटर बाउंड होता है IACs को फॉलो करने के लिए अगर उसने रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है, लेकिन इस जनरल रूल की कुछ एक्सेप्शंस हैं। हमने एक्सेप्शन नंबर 1 पढ़ी कि बल्कि एक ही एक्सेप्शन है, वो ये है कि एक स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं अप्लाई किया जाएगा 2 सिचुएशंस के अंदर, अगर तो वो प्रोसीजर रेलेवेंट टू योर सर्कमस्टांसेस नहीं है, और अगर तो वो रेलेवेंट है लेकिन वो इम्प्रैक्टिकेबल है, वो प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता किसी भी रीज़न की वजह से। ठीक है, तो अगर वो रेलेवेंट नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपका जो डिपार्चर है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनके अंदर ओवरऑल गाइडेंस मौजूद होती है। अब हो सकता है वो स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस आपके क्लाइंट पर एग्जिस्ट ही ना करते हो, तो आपकी जो डिपार्चर है वो बिल्कुल जस्टिफाइड है। लेकिन अगर वो इम्प्रैक्टिकेबल है तो स्टैंडर्ड्स कहते हैं जी 2 चीज़ें एक ऑडिटर को करना ज़रूरी है। सबसे पहला डॉक्यूमेंटेशन करेगा रीजंस फॉर डिपार्चर का, कि किस वजह से उस प्रोसीजर को आप परफॉर्म नहीं कर पाए, क्या सर्कमस्टांसेस थे। दूसरा, अगर रीजनेबल एश्योरेंस आपने ऑब्टेन करनी थी तो कौन से और आपने प्रोसीजर परफॉर्म किए थे, कौन से ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म किए थे जिसकी बेस पे आपने रीजनेबल एश्योरेंस दी थी या देनी है। ठीक है जी, ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप कि आपको जो है काफ़ी डिटेल के अंदर समझ आ गई होगी, और सारी की सारी जितने कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे समझ आ गए होंगे। इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन, मेरे जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर मैंने आपको अपना ईमेल भी शेयर किया हुआ है, और आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर्स जो हैं ये इनसे कोई वैल्यूडेशन हो रही है, कुछ समझ आ रही है, कोई कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो रही है,
तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।